जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है परिवार में। कैसे हो आप सभी। हम बात कर रहे थे गुर्जर प्रतीय राजवंश पर, जिसमें हमारी भील मासा का चल रही थी। नागभट्ट प्रथम के बारे में हमने पढ़ लिया था, जिसे जालौर का संस्थापक कहते हैं। नगाव लोग उसका दरबार कहलाता था, ठीक है ना। उसे गुर्जर प्रतीय का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, ठीक है। और वस्त्राज के बारे में हमने पढ़ लिया था, जिनके समय त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, ठीक है। जिसने कनौज को अस्थायी राजधानी भी बनाई थी। आज हम बात करने वाले अगले शासक के बारे में। अगले शासक कौन बनते हैं वो भी आप देख लीजिए एक बार। चलिए, अगले शासक है हमारे नागभट्ट द्वितीय। कौन है? नागभट्ट द्वितीय। यह हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो जिसे। चलिए आगे चलते हैं। अगले कौन से हैं? नागभट्ट द्वितीय। कौन है? नागभट्ट द्वितीय। चलिए आगे चलते हैं। इनके पिता कौन है? नागभट्ट के इनके पिता है वस्त्रराज। कौन है? वस्त्रराज। और माता कौन है? माता है सुंदर देवी। ये आपको नोट करके रखना है। इसकी आराध्य देवी कौन सी है नागभट्ट की? इसकी आराध्य देवी है वह भगवती देवी। कौन है? भगवती देवी। ये आपको नोट करके रखनी है, ठीक है। भगवती देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो वो करवाया था मिहिर भोज। किसने करवाया था? मिहिर भोज, ठीक है। ये आपको नोट करके रख लेनी है, ठीक है। किसने करवाया था? मीर भोज ने करवाया था, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं हम। अब सीधा प्रश्न यहीं से आएगा, कनौज को स्थायी राजधानी किसने बनाया था? तो कनौज का स्थायी राजधानी किसने बनाया था? तो वो बनाया था नागभट्ट द्वितीय ने। किसने बनाया था? नागभट्ट द्वितीय ने। तो सीधा प्रश्न आ सकता है, कनौज का अस्थायी राजधानी किसने बनाया? तो वो बनाया वस्त्रराज ने, ठीक है। ये आपको नोट करके रखना सब, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। अगली नागभट्ट की उपाधि कौन कौन सी थी वो भी देख लीजिए एक बार। चलिए नागभट्ट की उपाधियां देखते हैं वो कौन कौन सी है, कौन कौन सी इसने उपाधि धारण की थी। सबसे पहले महाराजा परमेश्वर परम भट्टारक। कौन सी? महाराजा धीराज परम परमेश्वर भट्टारक। ये उपाधि मुंगेर के युद्ध के बाद ग्रहण थी। कब की थी? मुंगेर के युद्ध के बाद ग्रहण की थी। सीधा प्रश्न आ सकता है, ठीक है। कब की थी? मुंगेर के युद्ध के बाद, ठीक है। मुंगेर के युद्ध किसके मध्य? पाल वंश के शासक थे धर्मपाल। कौन थे? पाल वंश के शासक कौन थे? वो थे धर्मपाल। कौन थे? धर्मपाल। ये आपको नोट करके रख लेना साथ में, ठीक है। और इसने क्या धर्मपाल को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। किसने कर दिया था? नागभट्ट द्वितीय ने। इस उपाधि का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? इस उपाधि का उल्लेख बुचकला अभिलेख जोधपुर में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? बुचकला अभिलेख जोधपुर में मिलता है, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? और इसे डायमंड राजा भी कहते हैं। सीधा प्रश्न आ सकता है, डायमंड राजा के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है नागभट्ट द्वितीय को। ये आपको नोट करके रखना है, ठीक है। मलेच्छों का नाशक किसे कहते हैं? तो मलेच्छों का नाशक नागभट्ट द्वितीय को भी कहते हैं। इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? इसका उल्लेख खेड़िया अभिलेख उज्जैन में उल्लेख मिलता है, ठीक है। ये आपको नोट करके रख लेना है साथ में, ठीक है। समझ में आ गया होगा, तो आगे चलें। खेड़िया अभिलेख में किसका उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है मलेच्छों का उल्लेख। ये आपको नोट करके रखना साथ में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। एक मिनट। चलिए, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप अभी जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जीके बाई रिस्की के नाम से, ठीक है। क्या है? जीके बाई रिस्की के नाम से। तो अब अभी जाकर ज्वाइन कर लेना, आपको अन्य नोट्स भी यहीं पर मिलेंगे, ठीक है। अभी जाकर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आप अंत तक बने रहना, आपको कुछ हमें नई सीखने को मिलेगा, ठीक है। अगले कौन है? बुचकला शिलालेख में नागपुर द्वितीय ने विष्णु मंदिर व शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? सीधा प्रश्न आ सकता है। बुचकला गांव जोधपुर में नागपुर द्वितीय ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो वो करवाया था विष्णु मंदिर व शिव मंदिर, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? जिसे वर्तमान में शिव पार्वती मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको नोट करके रखनी है। नागपुर द्वितीय ने बलि प्रबंध नामक ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ लिखा था? बलि प्रबंध ग्रंथ। सीधा प्रश्न आ सकता है, बलि प्रबंध ग्रंथ किसका? तो किसका? नागभट्ट द्वितीय का, ठीक है। ये आपको नोट करके
रख लेनी है। ठीक है, इनके समय चित्तौड़ पर पहली बार अरबी आक्रमण किसने किया था? वो किया था मेमू ने। सीधा प्रश्न आ सकते हैं। नागपुर द्वितीय के समय चित्तौड़ पर आक्रमण किसने किया था? तो वो किया था मेमू ने। ये आपको नोट करके रख लेना साथ में। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। चलिए, कनौज के चक्रयुद्ध को नागपुर द्वितीय ने पराजित किया था। सीधा प्रश्न आ सकता है। ये कनौज है ना, ये अंतिम शासक था कनौज का। ठीक है, तो इसने चक्रयुद्ध को किसने पराजित किया? तो किसने किया था? वो किया था नागभट्ट द्वितीय ने। और कनौज को राजधानी बनी थी। इसकी राजधानी किसने बनी थी? नागभट्ट द्वितीय ने बनी थी। ये आपको नोट करके रख लेनी है साथ में। ठीक है, चलिए आगे चलते। इसने पाल वंश के शासक धर्मपाल को मुंगेर के युद्ध में पराजित किया था। और मुंगेर के युद्ध में कौन सी उपाधि धारण की थी? वो उपाधि धारण की थी महाराजा धीराज परम परमेश्वर भट्टारक। ये आपको नोट करके रखना। जिसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? जिसका उल्लेख बुचकला अभिलेख में मिलता है। किस अभिलेख में मिलता है? बुचकला अभिलेख में। ठीक है, ये बुचकला अभिलेख है कहाँ पर? ये बुचकला अभिलेख जोधपुर में है। ठीक है, ये आपको नोट करके रखना है। ठीक है, ऐसा अगर तो आपको समझ में आ गए। राष्ट्रकूट के वंश गोविंद तृतीय को नागपुर द्वितीय ने क्या किया था? पराजित किया था। सीधा प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, ये आपको नोट करके रख लेना है। ठीक है, तो फिर नागभट्ट द्वितीय और धर्मपाल दोनों ने मिलकर किस पर आक्रमण किया था? तो किस पर किया था? वो किया था नागभट्ट द्वितीय ने। ठीक है, ये आपको नोट करके रख लेना है। ठीक है, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ तो ये दोनों किए गए हार गए थे नागभट्ट द्वितीय से। फिर इन दोनों ने आपस में कर ली थी संधि। ठीक है, इन अब दोनों ने आपस में संधि करके किस पर आक्रमण कर दिया था? वो कर दिया था नागभट्ट द्वितीय पर। ये आपको नोट करके रखना है। ठीक है, इनके समय भी थोड़ा सा त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, लेकिन सही जो त्रिपक्षीय संघर्ष था ना, वो वस्त्रराज के समय था हुआ था, जिसमें कनौज का शासक कौन था? कनौज का शासक था इंद्रयुत। और पाल वंश का कौन था उस टाइम? धर्मपाल था। और राष्ट्रकूट का ध्रुव प्रथम था। धर्मपाल और ध्रुव प्रथम ने आपस में क्या कर ली? संधि कर ली। और संधि करके उन्होंने कहाँ पर आक्रमण कर दिया था? कनौज पर आक्रमण कर दिया। और कनौज में कौन था? वस्त्रराज। जैसे उसने आक्रमण किया तो कनौज से वस्त्रराज क्या हो गया था? भाग गया था। ये आपको नोट करके रखने वाली बात है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 23 अगस्त 833 ईस्वी में नागपुर द्वितीय ने गंगा में जीवित समाधि ली। सीधा प्रश्न आएगा एग्जाम। ठीक है, क्या आएगा? नागपुर द्वितीय ने गंगा में समाधि कब ली? तो 23 अगस्त 833 ईस्वी में नागपुर द्वितीय ने समाधि ली। जिसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? वो मिलते हैं रतन प्रभु सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ। कौन सा है? वो है प्रभावक चरित्र। कौन है? प्रभावक चरित्र, जिसमें किसका उल्लेख मिलता है? नागपुर द्वितीय की समाधि लेने का उल्लेख मिलता है। ये प्रभावक चरित्र किसके द्वारा लिखित है? ये प्रभावक चरित्र रतन प्रभु सूर्य के द्वारा लिखित है। ये आपको नोट करके रखनी है। ठीक है, अगला देख लीजिए। नागपुर द्वितीय का साम्राज्य विस्तार कहाँ का था? तो काठियावाड़, कौशाम्बी, किरात प्रदेश, मत्स्य प्रदेश, मालवा और वस्त। ठीक है, ये आपको नोट करके रखना है। ठीक है, ये किरात प्रदेश ना, ये हिमालय का कौन सा दक्षिणी क्षेत्र है? कौन सा क्षेत्र है? हिमालय का दक्षिणी क्षेत्र। कौन सा? किरात प्रदेश। ये आपको नोट करके रखना। क्या है? हिमालय का दक्षिण क्षेत्र। ठीक है, ये आपको नोट करके रख लेना साथ में। ठीक है, दक्षिणी क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अगले कौन से हैं? अगले हमारे कहा जाता है इन इसके नागपुर द्वितीय के गुआ चौहान और गुल क्या थे? इनके सामंत थे। क्या थे? सामंत थे। ये भी आपको साथ में नोट करके रख लेना है। ठीक है, तो नागपुर द्वितीय के बारे में क्या क्या एक बार वो आप सभी वापस देख लीजिए। इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? इसने महाराजा धीराज परम परमेश्वर भट्टारक की उपाधि धारण की थी। किसने की थी? नागभट्ट द्वितीय ने की थी। इसने गंगा में समाधि कब ली थी? वो ली 23 अगस्त। कब ली? 23 अगस्त को। 23 अगस्त 837 ईस्वी को किसने ली थी? वो ली थी नागभट्ट द्वितीय ने। ठीक है, कब ली थी? 23 अगस्त 837 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको नोट करके रख लेना। जिसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? जिसका उल्लेख प्रभावक चरित्र नामक ग्रंथ में मिलता है, जो किसके द्वारा लिखित है? रतनचंद्र प्रभु के द्वारा लिखित है। इसने राष्ट्रकूट के किस शासक को पराजित किया था? तो वो क्या था? गोविंद तृतीय को। किसको किया था? गोविंद तृतीय को पराजित किया था। और कनौज के क्या था? चक्रा युद्ध को। किसने किया था? चक्रा युद्ध को पराजित किया था। ठीक है, और पाल वंश के कौन थे? वो थे धर्मपाल। कौन थे? धर्मपाल को इसने
पराजित किया था। किस युद्ध में? मुंगेर के युद्ध में। ठीक है ना। जिसके बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज परम परमेश्वर भट्टारक, जिसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? जिसका उल्लेख बुचकला अभिलेख में मिलता है। ये बुचकला अभिलेख है कहाँ पर? ये जोधपुर में है बुचकला अभिलेख। ये भी आपको नोट करके रखना है, ठीक है। नागपुर द्वितीय के समय चित्तौड़ पर आक्रमण किसने किया था? तो चित्तौड़ पर आक्रमण किसने किया था? वो क्या था? अरबी आक्रमण मेहमू ने। किसने किया था? मेहमू ने किया था। ये भी आपको साथ में नोट करके रख लेना है, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं? इसे डायमंड राजा भी कहते हैं। सीधा प्रश्न आएगा एग्जाम में, डायमंड राजा के नाम से किसे जाना चाहता? तो किसे जाना चाहता? वो जाना चाहता नागभट्ट द्वितीय को। ये आपको नोट करके रखना है। इसे मलेच्चों का नाशक किस अभिलेख में बताया गया या किस शिलालेख में बताया गया? तो वो बताएगा खेड़िया का शिलालेख। कौन सा शिलालेख? खेड़िया का शिलालेख, जो है कहाँ पर? वो है उज्जैन में। ये भी आपको नोट करके रख लेना है। इसने कनौज को क्या बनाया था? स्थायी राजधानी बनाई थी। सीधा प्रश्न आएगा, कनौज को स्थायी राजधानी किसने बनी थी? तो वो बनी थी नागभट्ट द्वितीय ने, ठीक है। ये भी आपको नोट करके रख लेना है साथ में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और नागभट्ट द्वितीय ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो वो लिखा था बल्ली प्रबंध। कौन सा ग्रंथ लिखा था? बल्ली प्रबंध। किसने लिखा था? वो लिखा था नागभट्ट द्वितीय ने, ठीक है। बल्ली प्रबंध, ठीक है। चलिए आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं हम। अगले कौन से? अगले हमारे राम भद्र। कौन है? राम भद्र, ठीक है। चलिए आगे चल रहे हैं। अगले हमारे राम भद्र। इनका शासनकाल कब से? वो है 833 ईस्वी से 836 ईस्वी से, ठीक है। कब से कब तक? मात्र 3 साल, ठीक है ना। 833 से 836। और नागभट्ट द्वितीय का वो था 795 से। कब से था? 795 से 833। एक मिनट, कब से था? एक मिनट वापस देख लीजिए। नागभट्ट द्वितीय का शासनकाल वो कब से कब था? 795 से 833। कब से कब तक? 833। 833 के बाद नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में समाधि ले ली थी 23 अगस्त को 833 को। तो बाद में कौन सा शासक बना? बाद में बना था राम भद्र। ये आपको नोट करके रख लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इनके पुत्र मीर भोज ने अपने पिता की हत्या कर दी। तो मीर भोज क्या कहलाया था? गुजर प्रतिहारा का पितरहंता राजा कहलाया था। ये आपको नोट करके रख लेना है साथ में, ठीक है। तो रामभद्र की हत्या किसने कर दी थी? इसके पुत्र मिहिर भोज ने रामभद्र की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। इनके समय मंडोर के प्रतिहार क्या हो गए थे? स्वतंत्र हो गए थे। सीधा प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, कि किस शासक के समय मंडोर के प्रतिहार स्वतंत्र हो गए थे? तो किसके समय हो गए थे? वो हो गए थे रामभद्र के समय, ठीक है। और रामभद्र की हत्या किसने की थी? वो हो गई थी मीर भोज ने। ये आपको नोट करके रखनी थी। पालों ने इस पर आक्रमण किया था। किसने किया था? पाल वंश के राजाओं ने इस पर आक्रमण किया था, ठीक है। ये आपको नोट करके रखना है। अगले कौन शासक बनेंगे? अगले शासक बनेंगे फिर मीर भोज। कौन बनेंगे? मीर भोज। ये आपको नोट करके रखना है। यहाँ हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। इनका शासनकाल कब तक है? तो वो है 836 से 885। कब से है? 836 से 885 तक इनका शासनकाल है। किनका? मीर भोज का, ठीक है। यह आपको नोट करके रखना है, ठीक है। इनके पिता कौन है? तो वो है रामभद्र, जिन्होंने मीर भोज ने क्या कर दी थी? हत्या कर दी। जिस कारण ये मीर भोज क्या कहलाए? प्रथम पितरहंता शासक, ठीक है। माता कौन थी? वो थी अप्पा देवी, ठीक है। और पत्नी कौन थी? वो थी चंद्र भट्टारिका, ठीक है। यह आपको नोट करके रखना है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। मीर भोज के उपनाम कौन कौन से? यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न आता ही है, ठीक है, आपको पता है। और ये देख लीजिए इनके उपनाम क्या हैं। तो इनके उपनाम कौन से? एक हो गए भोज प्रथम। कौन हो गए? भोज प्रथम, ठीक है। अगला कौन है? अरबों का अमित्र। कौन है? अरबों का अमित्र। और इस्लामों का शत्रु। ये किसने कहा था? ये कहा था सुलेमान ने। किसने कहा था? ये कहा था सुलेमान ने। और इसे प्रतिहारा का क्या कहा जाता है? पितरहंता शासक भी कहते हैं। सीधा प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। प्रतिहारा का पितरहंता शासक किससे कहते हैं? तो किससे कहते हैं? वो कहते हैं मीर भोज को। और भोज प्रथम के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है मीर भोज को, ठीक है। अरबों का अमित्र और इस्लामों का शत्रु, ये किसने कहा था? ये कहा था सुलेमान ने। ये आपको नोट करके रखना है साथ में, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगले देखिए
851 ईस्वी में। कब? 851 ईस्वी में। अरबी यात्री कौन? सुलेमान, ठीक है, जिसने इसे क्या कहा था? इसे अरबों का शत्रु और इस्लामों, अरबों का अमित्र और इस्लामों का शत्रु कहा था। किसने कहा था? ये कहा था सुलेमान ने। 851 ईस्वी में अरबी यात्री सुलेमान मीर बोझ के समय कहाँ पर आया था? वो आया था भारत। कहाँ पर आया था? भारत आया था। सुलेमान की पुस्तक कौन सी है? वह है किताबुल सिंध वल हिंद, ठीक है ना। सीधा प्रश्न आ सकता है, सुलेमान की पुस्तक कौन सी थी? तो कौन सी है? किताबुल सिंध वल हिंद, ये इसकी पुस्तक है। ये आपको नोट करके रखनी है, ठीक है। इस पुस्तक में किसका उल्लेख मिलता है? इस पुस्तक में मीर बोझ उत्तर भारत का क्या था? सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, इसका उल्लेख मिलता है। सीधा प्रश्न आ सकता है, किस पुस्तक में मीर बोझ को सर्वाधिक, उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली बताया गया शासक? तो कौन सी है? वो है किताब उल सिंध वल हिंद। ये किसकी है? ये है सुलेमान की पुस्तक है। ये भी आपको नोट करके रखना है साथ में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगले कौन है? सुलेमान ने मीर बोझ के लिए जुर्ज शब्द का प्रयोग किया। सीधा प्रश्न आ सकता है, ठीक है। क्या आएगा? सुलेमान ने मीर बोझ के लिए शब्द का प्रयोग किया था, तो वो क्या था? जुर्ज शब्द का प्रयोग। ये आपको नोट करके रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सुलेमान ने मीर बोझ को कौन सी उपाधि से नवाजा था? तो क्या कहा था? वो कहा था महाराजा धीराज परमेश्वर भोज देव। सीधा प्रश्न आ सकता है, मीर बोझ को किसने महाराजा धीराज परमेश्वर भोज देव कहा था? तो किसने कहा था? वो कहा था सुलेमान। यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, सुलेमान ने कौन सी उपाधि मीर बोझ को दी थी? ठीक है, तो 4 उपाधि दे देंगे आपको ऑप्शन में, और है इसमें एक ये भी होगी महाराजा धीराज परमेश्वर भोजदेव। तो ये किसने दी थी? ये दी सुलेमान ने। जो कब आया था? 851 में। इनके शासनकाल में कहाँ पर आया था? भारत आया था। जिसकी किताब कौन सी थी? वो थी किताब उल सिंध वल हिंद। ये आपको नोट करके रखनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला कौन सा? बरगमा का शिलालेख, जो है कहाँ पर? यूपी में है। कहाँ पर है? यूपी में है। इसमें क्या? मीर बोझ को संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला शासक बताया गया है, ठीक है। सीधा प्रश्न आएगा, मीर बोझ को संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला शासक किस अभिलेख में बताया गया? तो कौन सा है? बरगमा का शिलालेख या अभिलेख कहाँ पर है? वो है यूपी में, यूपी, ठीक है। ये भी आपको नोट करके रख लेना है साथ में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम, ठीक है। स्कंद पुराण के अनुसार मीर बोझ अपना संपूर्ण राज्य अपने पुत्र महेंद्रपाल को सौंप कहाँ पर निकल गए? सौंप निकल गए तीर्थ पर। कहाँ निकल गए? तीर्थ यात्रा पर निकल गए, ठीक है। अब सीधा प्रश्न आ सकता है कि मीर बोझ ने अपना संपूर्ण राज्य अपने किस पुत्र को सौंप कर सोम तीर्थ यात्रा पर निकल गए? तो वो पुत्र कौन था? वो पुत्र था महेंद्रपाल को सौंप कर। सोम कहाँ निकले? ये महेंद्रपाल प्रथम है। कौन है? महेंद्रपाल प्रथम है, जिसे अपना सारा साम्राज्य सौंप कर खुद कहाँ चले गए थे? तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे। इनके समय ग्वालियर प्रशस्ति की क्या की गई थी? रचना की गई। इस प्रशस्ति के रचयिता कौन है? वो है बाला द्वितीय। कौन है? बाला द्वितीय। ये भी आपको नोट करके रखना है साथ में। कौन है? बाला द्वितीय। अब सीधा प्रश्न आ सकते हैं, किस शासक के समय ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? तो किसके समय की गई थी? मीर भोज के द्वारा। किसके द्वारा की गई? तो वो की गई बाला द्वितीय के द्वारा। ये भी आपको नोट करके रखना है, ठीक है। अगले हमारे विद्वान डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इन्हें 9वीं सदी का सबसे शक्तिशाली राजा कहा था, ठीक है। अब सीधा प्रश्न आ सकता है, मीर भोज को किसने 9वीं सदी का सबसे शक्तिशाली शासक कहा? तो उसमें 4 ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। कनक जैम स्टोर्ड हो जाएगा, और गौरीशंकर हो जाएगा, उसमें दशरथ शर्मा भी होगा। तो उसमें सही आंसर कौन सा होगा? वो हो जाएगा दशरथ शर्मा था, ठीक है। अब दशरथ शर्मा, तो आपको कैसे करना? दशरथ शर्मा ने 9वीं सदी का सबसे शक्तिशाली शासक किसे कहा था? तो वो किसे कहा था? वो कहा था मीर भोज को। ये आपको नोट करके रखना है, ठीक है। अगले देखिए, मीर भोज की उपाधियां कौन कौन सी है वो भी देख लीजिए, और यहाँ से प्रश्न है एग्जाम में आता है, ठीक है। अगली कौन सी है? आदिवरा की उपाधि। कौन सी उपाधि? आदिवरा की उपाधि प्राप्त हुई। इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ग्वालियर प्रशस्ति में। कहाँ पर मिलता है? ग्वालियर प्रशस्ति, ठीक है ना। और इस ग्वालियर प्रशस्ति के रचयिता कौन है? वो है बालादित्य, ठीक है। अब सीधा प्रश्न आ सकते हैं, मीर भोजू ग्वालियर प्रशस्ति में किस उपाधि का उल्लेख मिलता है? तो कौन सी उपाधि है? वो है आदिवरा की, ठीक है। और ग्वालियर प्रशस्ति के रचयिता वो है बालादित्य। ये भी आपको नोट करके रखना है साथ में, ठीक है। अगली कौन सी है? वो है महाराजा धीराज परमेश्वर भट्टारक, ठीक है। कौन सी उपाधि थे? महाराजा धीराज परमेश्वर भट्टारक की उपाधि धारण की थी। किसने की थी? वो की थी मीर भोज ने। अगली कौन सी उपाधि है? अगली है प्रभास की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि? वो है प्रभास की उपाधि। इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? इसका उल्लेख दौलत
दौलतपुर अभिलेख यूपी से जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है? दौलतपुरा का अभिलेख कहाँ पर है? यह यूपी में। किसका उल्लेख मिलता है? वो प्रभास की उपाधि का उल्लेख मिलता है। ये भी आपको नोट करके रख लेना है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगले अगले कौन है? मीर भोज ने राष्ट्रकूट वंश के किस शासक को पराजित किया था? वो क्या था? कृष्ण द्वितीय को पराजित किया था, ठीक है। अब सीधा प्रश्न आएगा एग्जाम में कि मीर भोज ने राष्ट्रकूट के किस शासक को पराजित किया था? तो किसको किया था? वो क्या था? कृष्ण द्वितीय को। ये भी आपको नोट करके रख लेना है। मीर भोज ने कनौज के विग्रहपाल को भी पराजित किया था। किस शासक को किया था? कनौज के विग्रहपाल को भी पराजित किया था। जिसे और क्या कहते हैं? इस विग्रह राज को इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नारायण पाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नारायण पाल भी कहते हैं। किसे कहते हैं? विग्रह पाल को। एक विग्रह पाल अजमेर में भी हुआ था, ठीक है ना, वो चौहान वंश से थे, ठीक है। ये भी आपको नोट करके रखना है। और जैसे इन्होंने कनौज के विग्रहराज को पराजित किया और कनौज पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। किसने कर लिया था? तो वो कर लिया था मीर भोज ने। और विग्रहपाल को और किस नाम से जाना जाता है? तो नारायण पाल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये आपको नोट करके रखना है, ठीक है। मीर भोज ने पाल वंश के किस शासक को पराजित किया था? तो पाल वंश के किस शासक को पराजित किया था? पाल वंश के देवपाल को। ये देवाले नहीं, ये देवपाल। कौन है? देवपाल है, ठीक है। ये आपको नोट कर लेना। पाल वंश का कौन था? वो था देवपाल। ये थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो गई थी, ठीक है। आपको मैं वापस से करवा देता हूँ, ठीक है। कौन है? देवपाल है, ठीक है। ये दिवाली नहीं है, ठीक है। ये आपको नोट करके रखनी। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं हम। मीर भोज ने चांदी व तांबे के सिक्के जारी किए थे। किसने किया थे? वो क्या थे? मीर भोज ने। क्या कौन से सिक्के? तांबे व चांदी के सिक्के जारी किए थे। इन सिक्कों पर श्रीमद आदिवरा लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? श्रीमद आदिवरा लिखा हुआ था। एक बार वापस रिवीजन कर लीजिए मीर भोज का, आपको क्या अच्छी तरह से समझ आ जाए, ठीक है। इसे उपनाम कौन कौन से इसके उपनाम? एक तो हो गए भोज प्रथम। कौन हो गया? भोज प्रथम। और कौन से? इसे प्रतिहारों का क्या कहते हैं? पितृहंता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिहारों का पितृहंता भी कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? और इसे अरबों का अमित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अरबों का अमित्र कहते हैं। और इस्लामों का शत्रु कहते हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था सुलेमान ने कहा था। किसने कहा था? ये कहा था सुलेमान ने कहा था। जो कब आया था? 851 ईस्वी में भारत आया था। वो इसकी पुस्तक का क्या नाम था? इसकी पुस्तक का नाम किताबुल सिंध वल हिंद था, ठीक है। जिसमें मीर भोज को क्या बताएगा? उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताता है। और कहा जाता है इसके पास, मीर भोज के पास क्या था? विश्व में सर्वाधिक विशाल सेना थी, ठीक है। भारत में विशाल सेना थी। ये भी आपको नोट करके रखना है। ये किसने कहा था? ये कहा था सुलेमान ने। जो कब आया था? 851 ईस्वी में मीर भोज के समय भारत आया था, ठीक है। मीर भोज ने कौन कौन सी उपाधि धारण की? तो कौन सी की थी? ये तो आदिवरा की गई। कौन सी उपाधि धारण की गई? आदिवरा की उपाधि धारण की गई, ठीक है। और जिसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? जिसका उल्लेख ग्वालियर प्रशस्ति में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? ग्वालियर प्रशस्ति में मिलता है। जिसकी रचना किसने की थी? जिसकी रचना की थी बालादित्य ने। और अगली कौन सी उपाधि धारण की थी? वो की थी महाराजा अधिराज। कौन सी उपाधि? महाराजा अधिराज परमेश्वर भट्टारक। और अगली कौन सी उपाधि धारण की थी? वो की थी प्रभास। कौन सी? वो की थी प्रभास। जिसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? जिसका उल्लेख दौलतपुरा का अभिलेख से जानकारी मिलती है। दौलतपुरा का अभिलेख है कहाँ पर? ये दौलतपुरा का अभिलेख यूपी में। कहाँ पर है? यूपी में है। ये भी आपको नोट करके रखना है साथ में, ठीक है। और इस सुलेमान ने मीर भोज के किस शब्द का प्रयोग किया था? वो क्या था? जुर्ज शब्द का प्रयोग किया था। ये भी आपको नोट करके रखना है। तो राष्ट्रकूट वंश के किस शासक को पराजित किया था? वो क्या था? कृष्ण द्वितीय को। किसे पराजित किया था? कृष्ण द्वितीय को। किसने? मीर भोज ने। और एक कोलिंजरा के कौन शासक थे? कोलिंजरा के वो थे जयसिंह चंदेल। इसको भी नर्मदा के तट पर क्या किया था? पराजित किया था। और मालवा पर अधिकार कर लिया था। किसने कर लिया था? मीर भोज ने कर लिया था। सीधा प्रश्न आएगा एग्जाम में, ठीक है। राष्ट्रकूट के तो कौन हो गए? कृष्ण द्वितीय। और कोलिजरा के कौन हो गए? वो हो गए जयसिंह चंदेल। कौन हो गए? जयसिंह चंदेल। जिसे कहाँ पर? नर्मदा के तट पर क्या किया था? पराजित किया था। और मालवा पर अधिकार कर लिया था। और पाल वंश का कौन था? पाल वंश का था देवपाल। कौन था? देवपाल। ये भी आपको नोट करके रखना है, ठीक है। और कनौज का कौन था? कनौज का था विग्रहपाल। कौन था? विग्रहपाल। जिसे क्या कहते हैं? और जिसे कहते हैं नारायण पाल। क्या कहते हैं? नारायण पाल भी कहते हैं। किसे कहते हैं?
वो कहते हैं विग्रह पाल को, ठीक है। नारायण पाल भी कहते हैं, किसे कहते हैं, वो कहते हैं विग्रह पाल को, ठीक है। ये भी आपको नोट करके रखना है, ठीक है। और इसने फिर मीर भोज ने कहाँ पर अधिकार कर लिया था, वो कर लिया था कनौज पर आक्रमण कर लिया था। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या कहा था, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा था कि 9वीं सदी का मीर भोज क्या था, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ये भी आपको नोट करके रखना है साथ में, ठीक है। और बर्गमा का शिलालेख में मीर भोज को क्या बताया गया, वो बताया गया संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला शासक। क्या बताया गया, संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला शासक भी किसे बताया गया, वो भी मीर भोज को बताया गया। किस में बताया गया, बर्गमा का शिलालेख। और इनके समय इसने कौन से सिक्के चलाए थे, इसने चांदी व तांबे के सिक्के चलाए, जिस पर क्या लिखा हुआ था, श्री मध्य आदिवरा लिखा हुआ था। ये भी आपको नोट करके रख लेना है। और स्कंद पुराण के अनुसार इसने क्या, मीर भोज ने अपना सारा साम्राज्य अपने पुत्र महेंद्रपाल प्रथम को सौंपकर खुद कहाँ पर निकल गया, स्वयं तीर्थ यात्रा पर निकल गए। ये आपको नोट करके रखने वाली बात है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं है तो एक बार आप इस वीडियो को क्या देख लेना, वापस देख लेना, फिर आपके कभी भी एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। और इतना अच्छी तरह से आपको लगभग किसी ने नहीं समझाया होगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। अगले कौन से, अगले हैं महेंद्रपाल प्रथम। कौन है, महेंद्रपाल प्रथम। यहाँ पर आप प्रथम कर लेना, ठीक है। ये महेंद्रपाल प्रथम है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ गए होंगे। चलिए पेन का कलर भी चेंज कर लेते हैं हम। इनका शासनकाल कब से कब तक है, वो है 885। कब से कब तक है, वो है 885 से 910 ईस्वी तक। किनका, महेंद्रपाल प्रथम का। इनका पिता कौन था, इनका पिता मीर भोज था, जो इस पुराण के अनुसार क्या था, अपना सारा साम्राज्य अपने पुत्र महेंद्रपाल को सौंपकर स्वयं कहाँ निकल गए थे, तो वो निकल गए थे तीर्थ यात्रा पर। ये आपको नोट करके रखनी है। इनकी पत्नी कौन थी, इनकी सॉरी माता कौन थी महेंद्रपाल की, तो वो कौन थी, चंद्र भट्टारिका था। ये भी आपको नोट करके रखना है, ठीक है। और महेंद्रपाल के गुरु कौन थे, वो थे राजशेखर। कौन थे, राजशेखर। ये भी आपको नोट करके रखना है। ये संस्कृत के क्या थे, विद्वान। संस्कृत और साहित्य के क्या थे, बड़े विद्वान थे। कौन थे, राजशेखर, ठीक है। ये आपको नोट करके रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देख लीजिए राजशेखर की प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। इन्होंने भी ग्रंथ लिखा है। कौन कौन से लिखा है, वो लिखा काव्य मीमांसा। कौन सा लिखा, काव्य मीमांसा। हर विलास, कौन सा, हर विलास। बाल रामायण, बाल महाभारत, कपूर मंजरी। सीधा प्रश्न आ सकते हैं, काव्य मीमांसा किसके द्वारा लिखित है, तो किसके द्वारा लिखित है, वो है राजशेखर के द्वारा। हर विलास तो राजशेखर, बाल रामायण राजशेखर, बाल महाभारत राजशेखर, कपूर मंजरी राजशेखर। ये आपको नोट करके रखना है साथ में, ठीक है। और वध साल के अनुसार, वध साल विदसाल बाजी का ग्रंथ में महेंद्रपाल को क्या, रघुकुल तिलक बताया गया है। किसमें, विदसाल बाजी का ग्रंथ में, ठीक है। क्या बताया गया, रघुकुल तिलक बताया गया। ये भी आपको नोट करके रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। प्रत्यार प्रथम प्रत्यार शासक जिसने पाल वंश व राष्ट्रकूट की सिख सेना को पराजित किया था। यहाँ से प्रश्न अगर एग्जाम में आएगा तो प्रश्न यहीं से टपकेगा। और क्या प्रश्न आएगा, किस प्रत्यार शासक ने पाल वंश व राष्ट्रकूट की सिख सेना को पराजित किया था, तो वो कौन था, वो था महेंद्रपाल द्वितीय। कौन था, सॉरी महेंद्रपाल प्रथम, द्वितीय आ रहा है, महेंद्रपाल प्रथम था, जिसने किसको, पाल वंश की और राष्ट्रकूट की संयुक्त सेना को क्या कहा था, पराजित किया था। ये भी आपको नोट करके रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगले कौन से, महेंद्रपाल की उपाधियां। महेंद्रपाल प्रथम की कौन सी उपाधि है, एक तो महेंद्रा युद्ध हो गया। कौन हो गए, महेंद्रा युद्ध। महिपाल हो गया, निर्भय नरेश और निर्भय नरेंद्र, ठीक है। ये नरेश नरेंद्र ये तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सब क्या है, राजा के पर्यायवाची है। और कौन से, रघुकुल चूड़ामणि। कौन है, रघुकुल चूड़ामणि। अगले कौन से, परम उदारक। सीधा प्रश्न आ सकता है, ठीक है। रघुकुल चूड़ामणि किस रघुकुल चूड़ामणि की उपाधि किस शासक ने उपाधि धारण की थी, तो किसने की थी, वो की थी महेंद्रपाल प्रथम ने। ये भी आपको नोट करके रखना है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर नहीं है तो एक बार आप इस वीडियो को वापस देख लेना, ठीक है। आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, आप लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक बार वापस इनका रिविजन कर लेते हैं, ठीक, इनका महेंद्रपाल का, ठीक है। यहीं पर कर लेते हैं हम रिविजन, ठीक है।
महेंद्रपाल के पिता कौन थे? महेंद्रपाल के पिता मीर भोज थे। कौन थे? मीर भोज थे, जो अपना संपूर्ण राज्य अपने पुत्र महेंद्रपाल को सौंपकर स्वयं कहाँ पर चले गए थे? तीर्थ यात्रा पर चले गए। इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? इसका उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? स्कंद पुराण में। इसकी माता का क्या नाम था? इसकी माता का नाम था चंद्र भट्टारिका। कौन थी? चंद्र भट्टारिका। ठीक है, ये भी आपको नोट करके रख लेना है। ठीक है, और इसने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी महेंद्रपाल ने? तो वो कौन सी? रघुकुल चूड़ामणि की थी, और निर्भय नरेश की थी, और महेंद्र युद्ध की थी, महिपाल की थी, और परम भागवत भी थी, और परमेश्वर की भी उपाधि धारण की थी, और परम उदारक की भी उपाधि कहा जाता है इसने धारण की थी। ये भी आपको नोट करके रखना था। ये महेंद्रपाल है ना, ये प्रथम प्रतिहार शासक था जिसने किसको हराया था? जिसने पाल वंश जिसने पाल वंश व राष्ट्रकूट को हराया था, जिसने संयुक्त सेना को पराजित किया था। किसकी सेना थी? वो थी राष्ट्रकूट की। संयुक्त सेना को पराजित किया था। किसने किया था? वो किया था महेंद्रपाल प्रथम ने। ये भी आपको नोट करके रखना है। ठीक है, महेंद्रपाल के गुरु कौन थे? वो थे राजशेखर। कौन थे? राजशेखर। किनके गुरु थे? सीधा प्रश्न आ सकता है। तो वो कौन किसके थे? महेंद्रपाल प्रथम के थे। जिसने कौन से ग्रंथ लिखे थे? जिसने काव्य मीमांसा लिखी थी। कौन सा ग्रंथ लिखा था? काव्य मीमांसा लिखी थी। हरविलास लिखा था। बाल भारत लिखी थी। ठीक है ना? नहीं सॉरी, बाल महाभारत और बाल रामायण ग्रंथ लिखा था। ठीक है ना? और कौन से एक थी? कपूर मंजरी भी इन्हीं की थी। ठीक है, और विशाल भंजिका में से क्या बताया गया? विशाल भंजिका में से रघुकुल तिलक बताएगा। क्या बताएगा? रघुकुल तिलक बताएगा। किसमें बताएगा? वो बताएगा विशाल भंजिका ग्रंथ में। ये भी आपको नोट करके रख लेना साथ में। ठीक है, किसमें बताएगा? वो बताएगा रघुकुल तिलक। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम। अगले कौन से हमारे अगले हैं? भोज द्वितीय। तो भोज प्रथम कौन था? तो भोज प्रथम के नाम से किसे जाना जाता था? वो जाना था मीर भोज को। किसे जाना जाता था? वो मीर भोज था। कौन था? मीर भोज था। कौन था? मीर भोज। ये भी आपको नोट करके रख लेना। जितना आप हर चीज को जोड़कर याद करोगे ना, आपको उतना ही ज्यादा याद हो जाएगा। मीर भोज को क्या कहते हैं? वो कहते हैं प्रतिहारों का पितृ था शासक। और क्या कहते हैं? इसे अरबों का अमित्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरबों का अमित्र भी कहते हैं, इस्लामों का शत्रु कहते हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था सुलेमान ने, जो कब आया था? 851 में भारत आया था। ये भी आपको नोट करके रख लेनी है साथ में। 1 मिनट पानी पी लेता हूँ, तब तक आप एक बार कल इसको शेयर कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगले कौन है? अगले हमारे भोज द्वितीय। कौन है? भोज द्वितीय। इनका शासनकाल कब से कब तक है? तो वह है 910 से 913। कब से कब तक है? 910 से ओब्लिकल 913। ठीक है, मात्र 4 साल। ठीक है, ये भी आपको नोट करके रख लेना साथ में। ठीक है, इनके पिता कौन है? इनके पिता महेंद्रपाल प्रथम है। कौन है? महेंद्रपाल प्रथम है। ठीक है, ये भी आपको नोट करके रखना है। कहा जाता है महेंद्रपाल की मृत्यु के बाद क्या हुआ था? उत्तराधिकारी को लेकर क्या होता? संघर्ष हुआ था। क्या हुआ था? महेंद्रपाल की जैसे ही मृत्यु हो गई थी, ठीक है, महेंद्रपाल की मृत्यु हो गई, तो बाद में पुत्रों में क्या हुआ था? उत्तराधिकारी को लेकर क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था। क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था। तो चिद्दी के सामंत थे ये। कोकिल कोकल देव है ना, ये कहाँ के सामंत थे? ये चिद्दी के सामंत थे। इनकी सहायता से ये क्या बना था? भोजदित्य गद्दी पर बैठा था। ठीक है, किसकी सहायता से? कोकल देव की सहायता से। ये आपको नोट करके रखना है साथ में। ठीक है, सोतला भाई महिपाल ने चंदेल शासक हर्ष की सहायता से बोधित्य से क्या राज्य को छीन लिया। ठीक है, सीधा याद रखना आपको। ठीक है, किसे छीना था? किसकी सहायता से? तो वो था चंदेल शासक हर्ष की सहायता से। क्या छीना था? राज्य छीन लिया था। किसे छीन लिया था? भोज प्रथम से। ठीक है, और इनमें इतना ज्यादा ना कुछ खास नहीं है। ठीक है, ये इतने मस्त शासक नहीं है। मस्त शासक थे ना, वो हो गए थे कौन? मीर भोज हो गए, नागपुर द्वितीय हो गए, नागपुर प्रथम हो गए। उनसे प्रश्न ज्यादा आते हैं, यहाँ से तो लगभग फिर भी प्रश्न नहीं आता। फिर भी आपके साथ में नोट करके रखना है। ठीक है, अगले कौन से? अगले देख लीजिए। अगले हमारे महिपाल प्रथम। कौन है? महिपाल प्रथम। यहाँ से प्रश्न आ सकता है एग्जाम। ठीक है, ये आपको नोट करके
रखना है। ठीक है, महिपाल का शासनकाल कब से कब तक है? वो है 913 से 943। कब से कब तक है? वो है 913 से 943। ठीक है, ये आपको नोट करके रख लेना है साथ में। ठीक है, 943 से 943। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। चलिए, महिपाल ने महिपाल के कौन से उपनाम है? वो है हेराम पाल और विनायक पाल। आपको कमेंट करके बताना हेराम गणेश मंदिर कहाँ पर है। ठीक है, जूनागढ़ में है, मेहरानगढ़ में है, आई डोंट था बट यू था। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना हेराम गणपति मंदिर कहाँ पर है, जूनागढ़ में, मेहरानगढ़ में, सोनारगढ़ में या गढ़बीटली दुर्ग में। ये भी आपको नोट करके रख लेना और कमेंट में बता देना। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। 915-16 में अरबी यात्री कौन आया था? अल मसूदी। इनके शासनकाल में कहाँ पर आया था? वो आया था भारत। कहाँ पर आया था? अपने प्यारे भारत में आया था। जिसने गुर्जर पटियाला को क्या कहता था? जिसने गुर्जर पटियाला को क्या कहता था? वो कहा था अल गुर्जर। क्या कहा था? अल गुर्जर। और राजा को क्या था? बोरा कहा था। हम तो क्या कहते? राजा को राजा कहते हैं, जबकि इसने क्या कहा था? राजा को बोरा कहा था और गुर्जर पटियाला को अल गुर्जर कहा था। सीधा प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। या तो प्रश्न ऐसे आ जाएगा, या अल मसूदी भारत कब आया था? तो 915-16 में आया था। किस शासक के समय आया था? तो वो आया था महेंद्रपाल के समय, महेंद्रपाल प्रथम के समय भारत आया था। कौन आया था? वो आया था अल मसूदी। ठीक है, ये आपको नोट करके रखना है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और अब अल मसूदी का क्या यात्रा वृत्तांत कौन सा है वो भी एक बार देख लीजिए। किसका? अल मसूदी का। तो वो कौन है? महजुल जुहाब। कौन है? महजुल जुहाब। किसका यात्रा वृत्तांत है? वो है अल मसूदी का यात्रा वृत्तांत है। ये भी आपको नोट करके रखना है। राजशेखर ने रघुकुल मुकुटमणि व आर्यवर्त में महाधिराजा कहा था। किसने कहा था? राजशेखर ने। राजशेखर के कौन से ग्रंथ है? वो है रघुकुल मुकुटमणि व आर्यवर्त। ठीक है, जिसमें क्या कहा था? आर्यवर्त में महाराजा धीराज कहा था। ये भी आपको नोट करके रख लेना है साथ में। ठीक है, अगले कौन से? महिपाल प्रथम ने महिपाल प्रताप पर इंद्र तृतीय ने आक्रमण किया तो कनौज छोड़कर महिपाल क्या हो गया था? 9-2-11 हो गया था। ठीक है, भाग गया था यहाँ से। ठीक है, किसने आक्रमण किया था? वो क्या था? इंद्र तृतीय ने आक्रमण किया। तो कनौज छोड़कर कौन भाग गया था? वो भाग गया था महिपाल। ये भी आपको नोट करके रखना है। इनके बाद प्रत्यारा की शक्ति क्या होने लगी थी? नष्ट होने लगी थी, क्योंकि फिर इतने मतलब शक्तिशाली शासक नहीं हो पाए। ठीक है, फिर तो सब छोटे छोटे शासक हुए, आए गए। वो 4 दिन के मेहमान थे, 4 दिन रुके वापस, 4 दिन रुके वापस। ज़्यादा इनके समय नहीं टिक पाए थे। ठीक है, क्योंकि इसके समय राजस्थान में भी मतलब कोई शक्तिशाली शासक होने लगे थे। ठीक है, तो इनका मतलब आपस में क्या हो गया था? युद्ध वगैरह हो रहे थे और ये ज़्यादा उनके सामने टिके नहीं पाए थे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो महिपाल के क्या क्या उपनाम थे? वो था एक तो विनायक पाल, और एक कौन सा था? हेरम पाल था। और राजशेखर ने इससे कौन से ग्रंथ में? एक था मुकुटमणि और एक कौन सा था? आर्यवर्त। ठीक है, इसमें कहा था महाराजा अधिराज। क्या कहा था? महाराजा अधिराज का था। और इंद्र तृतीय ने इस पर आक्रमण किया था, तो महिपाल कनौज छोड़कर क्या हो गया था? भाग गया था। और महिपाल के समय कौन सा अरबी यात्री आया था? तो वो आया था अल मसूदी। कौन आया था? अल मसूदी आया था। कब आया था? वो आया था 915-16 में। कब आया था? 915-16 में। अल मसूदी की यात्रा वृत्तांत कौन सा है? तो वह कौन सा है अल मसूदी का? तो वो है महजुल जुहाब। कौन है? महजुल जुहाब। ये भी आपको नोट करके रख लेना है। ठीक है, और इसने कहा जाता हर्ष की सहायता से पुण्य कनौज पर भी अधिकार कर लिया था। ठीक है, कौन है ये? चंदेल शासक था ना हर्ष, उसकी सहायता से इसने वापस कनौज पर भी अधिकार कर लिया था। ठीक है, ये आपको नोट करके रखना है। इंद्र तृतीय ने आक्रमण किया था, लेकिन इसने पुण्य अधिकार कर लिया था। चलिए आगे चलते हैं। अगले कौन से? अगले हमारे राज्यपाल। कौन है? राज्यपाल। कहा जाता है भारतीय राजाओं ने एक संघ बनाकर राज्यपाल की क्या करवा दी थी? हत्या करवा दी थी। अब प्रश्न आ सकते हैं, किस शासक को भारतीय राजाओं ने संघ बनाकर हत्या कर दी थी? तो वो कौन सा शासक था? वो था राज्यपाल। कौन था? राज्यपाल। ये भी आपको नोट करके रख लेना साथ में। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। महमूद गजनी में भारत में आक्रमण किया तो राज्यपाल कन्नौज छोड़कर क्या हो गया था, भाग गया था। अब सीधा प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। महमूद गजनी में जब कन्नौज पर आक्रमण किया तो किस शासक ने कन्नौज छोड़कर भाग गया था, तो वो कौन था, राज्यपाल था, ठीक है, जैसे मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया था। और 1018 ईस्वी में कन्नौज पर गजनवी का अधिकार हो गया था। कब, 1018 ईस्वी में, ठीक है। किसका अधिकार हो गया था, वो गजनवी का हो गया था, ठीक है, 1018 में। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगले कौन है, अगले हमारे यशपाल। कौन है, यशपाल। ये गुर्जर प्रतिहारों का अंतिम शासक था। सीधा प्रश्न आ सकता है एग्जाम, क्या प्रश्न आएगा, गुर्जर प्रतिहार का अंतिम शासक कौन था, तो कौन था, वो था यशपाल। कौन था, यशपाल था, ठीक है। 1023 ईस्वी में प्रतिहारों का क्या हो गया था, पूरा पतनिश हो गया, इनका नामो निशान तक मिट गया था। किनका, गुर्जर प्रतिहारों का। कब मिटा, 1023 ईस्वी में, ठीक है। ये आपको नोट करके रख के लेना है। इसे गैड़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव ने पराजित किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। किसने किया था, गैड़ वंश के शासक थे, गैड़वाल वंश के कौन थे, वो थे चंद्रदेव ने इसको क्या कहा था, पराजित किया था। और कन्नौज पर इसने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया तो एक बार आप क्लास को वापस देख लेना, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। और आपको इतना डीपली अभी तक किसी ने नहीं बताया और नहीं कोई बताएगा, ठीक है। अपना एक ही टारगेट, हर घर निःशुल्क शिक्षा।